Hello, students. So, today we are going to discuss the further segments of the chapter. So, we have already discussed the Treaty of Vienna, through which the monarchical system was again restored in France. तो पूरी मोनार्की सिस्टम वापस से इस्टेब्लिश कर दी गई थी फ्रांस के अंदर थ्रू द ट्रीटी ऑफ वियना जब वाटरलू में नेपोलियन को हराने के बाद। सो अब हम देखेंगे कि फ्रांस के अंदर उसके बाद फ्रांस के अंदर या यूरोप के अंदर उसके बाद क्या क्या चेंजेस आए। मीन्स व्हाट वर द चेंजेस दैट टुक प्लेस इन यूरोपियन कॉन्टिनेंट आफ्टर दिस एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मोनार्की सिस्टम अगेन। सो अब हम पढ़ेंगे जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो है द रिवोल्यूशनरीज। इसमें देखो सबसे सबसे बड़ी चीज़ सबसे ज़्यादा समझने वाली चीज़ क्या है आप लोग को मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँगा। जितना ज़्यादा क्लियर हो सके उतना ज़्यादा क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और आप लोग से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वेन एवर यू आर वॉचिंग माई वीडियो ऑलवेज कीप अ पेन एंड अ पेपर विद यू सो दैट यू कुड मेक अ नोट ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टफ्स देन एंड देयर। तो सबसे पहले देखो रिवोल्यूशनरीज कौन थे, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट थिंग। अब जब मोनार्की सिस्टम वापस से इस्टेब्लिश हो गया तो उसके विरोध में कौन लोग थे, द लिबरल मिडिल क्लास। ये ध्यान रखना है कि जो विरोधी थे वो कौन थे, द लिबरल मिडिल क्लास। जो एजुकेटेड लोग थे, जो प्रोफेशनल्स थे, टीचर्स थे, टीचर्स थे और लॉयर्स थे, एडवोकेट्स थे, ये सारे लोग एक पोएट्स थे, राइटर्स थे, ये सब लोग आर्टिसंस, ये सब लोग एक ऐसी कैटेगरी में आते थे जो कि मोनार्की सिस्टम को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। दे डिड नॉट लाइक द मोनार्की सिस्टम। वाई? क्योंकि मोनार्की सिस्टम उनको दे कुड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ फ्रीडम, है ना। हमें सबको पता है कि एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की में क्या होता है कि वॉट एवर द किंग सेज दैट बिकम्स द रूल, है ना। तो इस ऐसे सिचुएशन में नो वन विल बी एबल टू एंजॉय एनी काइंड ऑफ राइट, no one will be able to enjoy any kind of freedom। तो इस वजह से पीपल वर लुकिंग फॉर अ चेंज। तो जब 1815 में वापस से बर्बॉन डायनेस्टी को रिस्टोर किया गया तो रिवोल्यूशनरीज की एक नई क्लास पैदा हुई और वो लोग दे दे वांटेड अ क्रिएशन ऑफ अ नेशन स्टेट। ठीक है, वो दे वांटेड अ स्टेट इन विच दे कुड हैव फ्रीडम, इन विच दे कुड हैव लिबर्टी, इन विच दे कुड हैव जस्टिस। तो इसके लिए उन्होंने एक पूरा स्ट्रगल को कंटिन्यू किया। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में हम लोग एक पर्सनालिटी के बारे में पढ़ेंगे आगे इस चैप्टर में, वो है जोसेपे मेज़िनी। जोसेफ मेज़िनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है एज़ फार एज़ इटली इज़ कंसर्न, एज़ फार एज़ यूरोपियन हिस्ट्री इज़ कंसर्न। तो उन्होंने इटली की यूनिफिकेशन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो जोसेपे मेज़िनी ने अपनी दो सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई। कौन कौन सी? यंग इटली एंड यंग यूरोप। एंड सीक्रेट सोसाइटीज़ क्यों? क्योंकि जब वापस से मोनार्की सिस्टम आया तो मोनार्की से उसके अंदर जो रिवोल्यूशनरीज थे दे कुड नॉट फ्रीली एक्ट इन द सोसाइटी, है ना। तो उनको अंडरग्राउंड होना पड़ा और फिर वो चोरी छुपे सरकार से छुप के अपना एक सीक्रेट मिशन चलाते थे। और उसका क्या मिशन था? इन दिस सीक्रेट सोसाइटीज दे यूज टू train the youngsters, train the revolutionaries. They used to guide them and they used to fill these sentiments of nationalism in those revolutionaries। तो ये इनका मिशन था। ठीक है, एंड दे व्हाट वाज देयर मिशन? देयर मिशन वाज टू फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम। तो इतना हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके बाद हम आएंगे द एज ऑफ रिवोल्यूशन में 1830 से लेकर 1848 तक। इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से मोनार्की सिस्टम के अगेंस्ट में जो रिवोल्यूशनरीज थे उनका क्या क्या सक्सेस रहा, वो किस तरह से शुरुआत हुई रिवोल्यूशंस की, वो देखेंगे। तो सबसे पहले जो रिवोल्यूशन की शुरुआत हुई वो हुई 1830 में। तो हमने ये पढ़ लिया कि जो रिवोल्यूशन सब हो रहा था वो कौन लीड कर रहा था? लिबरल नेशनलिस्ट। सो दीज रिवोल्यूशंस वर लेड बाय द लिबरल नेशनलिस्ट belonging to the educated middle class elite, among whom were the professors, school teachers, clerks and the members of commercial middle class। मतलब जो ट्रेडर्स थे, बिजनेस क्लास थी, वो सब लोग एक रिवोल्यूशनरी की कैटेगरी में आते थे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि कहाँ से शुरू होता है ये। देखो सबसे इसमें दो अलग अलग इंसिडेंट हैं, दो अलग अलग इवेंट्स हैं जहाँ पे ये रिवोल्यूशन शुरू होता है। तो सबसे पहले तो 1830 में फ्रांस के अंदर ही वो रिवोल्यूशन होता है। देखो द फर्स्ट
upheaval took place in France in July 1830. The Bourbon kings, who had been restored to power during the conservative reaction after 1815, were now overthrown by liberal revolutionaries. 1815 में हम जो बर्बन डायनेस्टी को वापस से रिस्टोर किया गया था, उसको उखाड़ के फेंक दिया, उसको ओवरथ्रो किया लिबरल रिवोल्यूशनरीज ने, और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की स्थापना हुई। लुइस फिलिप वॉज द हेड ऑफ इट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मैं आपको फिर से बता देता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इज़ अ प्रोसेस, इज़ अ सिस्टम in which there will be a king, but the king will not be free to take his decision. There will be a constitution as well, and the king has to act according to the constitution. That is constitutional monarchy. तो अब हम देखेंगे कि तो ये वाली अब सिचुएशन हमने समझ ली। अब इसमें एक स्टेटमेंट है जो कि आपके एग्ज़ाम में भी कई बार पूछा जा सकता है कि मेटरनिक ने एक बार ये सेंटेंस, ये स्टेटमेंट दिया कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। इसका क्या मतलब है कि फ्रांस के व्हेन एनी इवन इफ एनी स्मॉल थिंग हैपेंस इन फ्रांस, इट हैज़ एन इम्पैक्ट ओवर द होल कॉन्टिनेंट। तो मतलब अगर फ्रांस के अंदर कोई छोटी सी छोटी चीज़ होती है तो उसका प्रभाव जो है पूरे यूरोप पे पड़ेगा। और एक दूसरा इवेंट क्या हुआ, दूसरा इवेंट ये हुआ कि अभी हमने पढ़ा कि फ्रांस के अंदर जैसे रिवोल्यूशन हुआ, और उसी की तरह से उसी से इंस्पिरेशन लेके, उसी से मोटिवेशन लेके ग्रीस ग्रीस जो कि एक ऑटोमन एम्पायर का पार्ट हुआ करता था पहले, तो उसने अपना स्ट्रगल को कंटिन्यू किया और दे फॉट फॉर फ्रीडम, और ग्रीस एक अलग राष्ट्र के रूप में उभर के आया, एक अलग राष्ट्र बना आफ्टर दैट रेवोल्यूशन। तो ये सेकेंड इवेंट था कि ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सो आई हैव अंडरलाइन दिस एन इवेंट दैट मोबिलाइज्ड नेशनलिस्ट फीलिंग। और ये इवेंट्स क्या थे, जो फ्रांस के अंदर जो विद्रोह हुआ उसकी वजह से क्या हुआ, जो नेशनलाइज्ड फीलिंग्स थी वो सब एक साथ बाहर आई। और इसी तरह से दूसरा इवेंट जिसने नेशनलिस्ट फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा मोबिलाइज किया हुआ था, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सो एन इवेंट that mobilized nationalist feelings among the educated elite across Europe was the Greek War of Independence. जैसे मैंने बताया कि ग्रीक had been a part of the Ottoman Empire since the 15th century. The growth of revolutionary nationalism in Europe, अब जो फ्रांस के अंदर जितने भी चीज़ें हो रही थी, जितना भी डेवलपमेंट हुआ इस रिवोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में, उससे पूरा मोटिवेशन लेके ग्रीस ने भी सोचा कि when the things can change in France, why can't it be there in Greece? So taking the inspiration from the revolution happened in France, they also went for the revolution. They've also stood against the government, stood against the Muslim king who was ruling them, and they end up setting up a different state. They ended up setting up a different nation. तो इस तरह से दूसरा इवेंट जो हुआ जिससे नेशनलिज्म की फीलिंग और ज़्यादा उभर के आई, वो था ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, जो कि हुआ 1832 में, सॉरी 1821 में हुआ। ठीक है, and nationalists in Greece got support from other Greeks living in exile and also from many West European who had sympathies for ancient Greek culture. अब हम आगे देखेंगे कि द रोमांटिक इमेजिनेशन इन नेशनल फीलिंग। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और तुम्हारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उसमें पूछते हैं कि रोमांटिक जो लिटरेचर है या रोमांटिक जो पूरा आर्ट है, उससे नेशनलिज्म की फीलिंग को किस तरह से बल मिला, किस तरह से बढ़ावा मिला, हाउ डिड इट अफेक्ट द नेशनलिस्ट फीलिंग। तो सबसे पहले हमें समझना है कि व्हाट इज़ रोमांटिसिज्म। देखो, रोमांटिसिज्म एक आर्ट है, एक लिटरेचर का आर्ट फॉर्म है। इसके अंदर क्या होता है कि दे डोंट ग्लोरीफाई science, they don't glorify the reason. What they do is they focus on emotions, they focus on sentiments, they focus on love, they focus on nature. तो ये सब चीज़ें, they focus on nationalism, they focus on love for your country, love for your society. So these are the things that the romantic artists focus. So let us just check the definition I have already underlined. So romanticism, it's a cultural movement which sought to develop a particular form of nationalist sentiments. So romantic artists and poets generally criticized
द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीज़न एंड साइंस, यह भी मैंने आपको बताया। इन्होंने जो भी हम साइंस की और तर्क की अगर उसको ग्लोरीफाई करते हैं तो उसका उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, मतलब उसके विरोध किया, उसकी आलोचना की। एंड दे फोकस इंस्टेड ऑन इमोशंस, इन इंट्यूशंस एंड मिस्टिकल फीलिंग्स। देयर एफर्ट, अब उनका एफर्ट क्या था, उनके प्रयास, वो चाहते क्या थे, देयर एफर्ट वाज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज एंड अ कॉमन कल्चरल पास्ट एज द बेसिस ऑफ अ नेशन। क्योंकि जब एक कॉमन नेचर होगा, एक कॉमन हेरिटेज होगा, एक कॉमन कल्चरल पास्ट होगा, देन ओनली वी कैन ऑल रिमेन अंडर वन नेशन, वी कैन ऑल फील बाउंड, है ना, विथ समथिंग। सो ये मेन कॉन्सेप्ट था रोमांटिसिज्म का। तो अब रोमांटिसिज्म के अंतर्गत ही एक और चीज़ आती है, लैंग्वेज। तो देखो, लैंग्वेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है टू ब्रिंग आउट एनी सर्टेन फीलिंग्स, है ना। व्हेन इट्स जैसे कि व्हेन यू वुड स्टडी अबाउट द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल ऑल्सो आफ्टरवर्ड्स इन द नेक्स्ट चैप्टर, तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि लैंग्वेज एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है कि एक किसी इंसान के अंदर अपने देश के लिए प्रेम को जगाने के लिए लैंग्वेज प्लेज इट्स पार्ट। ओके, when you talk in local language, when you talk in your own language, you feel connected with your country. That same thing happens in Europe also. So the emphasis on vernacular language matlab local language, the native language, and the collection of local folklore was not just to recover an ancient national spirit but also to carry the modern nationalist message to large audiences who वर मोस्टली इलिटरेट। तो वर्नाकुलर लैंग्वेज को इसलिए भी यूज़ करते थे कि क्योंकि ज़्यादातर जो पॉपुलेशन था वो इलिटरेट था, तो वो लोग कोई रशियन या फ्रेंच नहीं समझ सकते, या कोई और लैंग्वेज नहीं समझ सकते। जो भी उनका वर्नाकुलर लैंग्वेज था वो उसको यूज़ किया ताकि एक नेशनलिस्ट फीलिंग को और बढ़ावा मिले। तो ये सब रीजंस थे कि क्यों, किस तरह से नेशनलिज्म को बढ़ावा मिला यूरोप के अंदर। ठीक है, तो पोलैंड के केस में भी जनरली ये देखा गया। देखो, दिस वाज स्पेशली सो इन द केस ऑफ पोलैंड विच हैड बीन पार्टीशनड एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी बाय ग्रीक पावर्स, रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रियंस। इन तीनों ने मिलकर उसका पार्टीशन किया हुआ था अलग अलग, और अपने अपने हिस्से में बांट रखा था इसको। सो इवन द पोलैंड नो लॉन्गर एग्जिस्टेड एज एन इंडिपेंडेंट टेरिटरी, नेशनल फीलिंग्स वर केप्ट अलाइव थ्रू म्यूज़िक एंड लैंग्वेज। और वो म्यूज़िक और लैंग्वेज किस लैंग्वेज में हुआ करती थी, वो उनके वर्नाकुलर लैंग्वेज मतलब पॉलिश में हुआ करती थी। सो द कैरोल कोरपिंस्की फॉर एग्जांपल सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल थ्रू हिज ओपेराज एंड म्यूजिक। इसको अंडरलाइन कर लेना। टर्निंग फोक सॉन्ग्स लाइक द पोलोनाइज एंड माजरूका इनटू नेशनलिस्ट सिंबल। So language also played an important role in developing the nationalist sentiments after Russian occupation to the Polish language was, जब Polish language force किया गया in the school system of Poland, the Russian language was Polish language को हटा के Russian language was imposed everywhere. So in 1831 an armed rebellion against Russian rule took place, which was ultimately crushed. ठीक है, फॉलोइंग दिस मेनी मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी इन पोलैंड बिगेन टू यूज़ द लैंग्वेज एज अ वेपन ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस। मतलब पूरा राष्ट्रव्यापी अगर जो विद्रोह कर रहे थे, वो नेशनल लेवल पे जो पूरा ओपोजिशन चल रहा था, उसके लिए उन्होंने कौन सी लैंग्वेज यूज़ करी, पोलैंड की लैंग्वेज यूज़ करी। क्यों? ताकि उससे ज़्यादा लोग उनके विरोध में शामिल हो पाएंगे। क्योंकि अगर वो किसी और लैंग्वेज को यूज़ करेंगे, रशियन लैंग्वेज की यूज़ करेंगे, देन दे विल नॉट बी एबल टू कनेक्ट टू द कॉमन मैन, टू द कॉमन पीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। अगर मान लो हम इंडिया की बात करें, अगर इंडिया के अंदर हम किसी चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो अगर हम हिंदी में कर रहे हैं या हिंदी में अपनी बातों को रख रहे हैं, तो वी वुड बी एबल टू कनेक्ट मोर पीपल आउट ऑफ इट, है ना। अगर हम किसी रीजनल लैंग्वेज में बोल रहे हैं, तो देन वी विल बी कन्फाइंड, वी विल बी लिमिटेड टू द इन टर्म्स ऑफ द ऑडियंस। और इंडिया के अंदर हर कोई ऑडियंस ऐसा नहीं है कि हर किसी को इंग्लिश आती है या हर कोई पढ़ा लिखा है, ऐसा नहीं है। मोस्टली पीपल आर इलिटरेट हियर ऑल्सो, या बहुत बड़ी संख्या में a huge amount of people are illiterate. So if you use your vernacular language, if you use the local language, जैसे हिंदी है अगर हम यूज़ करते हैं, तो then you would be able to connect to more people. तो इसी तरह से language plays its part। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सेगमेंट में आते हैं, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट।
देखो, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट में हमें देखना है कि क्या क्या प्रॉब्लम थी। मेनली प्रॉब्लम क्या क्या थी उस समय। देखो, जिससे जिससे कि रिवॉल्ट को और ज़्यादा बल मिला, तो प्रॉब्लम क्या थी? सबसे पहली प्रॉब्लम थी पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रू एट अ रैपिड रेट इन यूरोप। ठीक है, अब जब पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ, देन देर वाज अ ह्यूज माइग्रेशन टुक प्लेस फ्रॉम विलेजेस टू द सिटीज़ इन मोस्ट। अब देखो, इसमें तुम्हारा लिखा हुआ है कि 1830s में पूरा साल था ना, वो पूरा इकोनॉमिक हार्डशिप का था। जैसे मैंने पहला बता दिया, पॉपुलेशन ग्रोथ। दूसरा था, पॉपुलेशन इतना ज़्यादा हो गया कि उससे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हुई, बहुत ज़्यादा मात्रा में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हुई। इसके बाद राइज ऑफ फूड प्राइसेस हुए, फिर फूड शॉर्टेज हुआ। इसकी वजह से, ये सभी प्रॉब्लम की वजह से वहाँ पे रिवोल्यूशन को चांस मिलता रहा। तो अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा। द 1830s वर द ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। द फर्स्ट ऑफ द half of the 19th century was saw an enormous increase in the population all over the Europe. In most countries there were seekers of job than employment. ठीक है, population from rural areas migrated to the cities. ये सब मैंने आपको बता दिया। Small producers in town were often faced with stiff competition from imports of cheap मशीन मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड। अब इंग्लैंड के जो मशीन के द्वारा बनाए गए कपड़े वहाँ पे यूरोप के दूसरी कंट्रीज़ में जाते थे, तो वहाँ पे जो लोकल उनके मर्चेंट्स थे, लोकल जो ट्रेडर्स थे, दे कुड नॉट कम्पीट विद दी गुड्स प्रिपेयर्ड इन दी मशीन फ्रॉम इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत पहले शुरू हो चुका था यूरोप की बाकी कंट्रीज से। इस वजह से दे कुड नॉट कम्पीट विद दिस। ठीक है, इसकी वजह से क्या, फिर बाद में दूसरा रीज़न क्या बना? द राइज ऑफ फूड प्राइस और अ ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट led to widespread pauperism to the country and to the town and इन द टाउन एंड कंट्री। पॉपुलिज्म मतलब पॉवर्टी। ठीक है, तो इस जिससे पूरा राइज ऑफ, जब खाने की कीमतों में इतने ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई और बैड हार्वेस्ट होने की वजह से एक पूरी कंट्री लेवल पे बहुत ज़्यादा कंगाली छा गई, बहुत ज़्यादा गरीबी आ गई। सो द ईयर 1848 वाज वन सच ईयर। फूड शॉर्टेज एंड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट ब्रॉट द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस आउट ऑन रोड्स। अब देखो, 1848 में पेरिस में, फ्रांस में फिर से एक बार विद्रोह हुआ। अब क्योंकि हमने देखा 1830 में हमने किसको बिठा रखा है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जहाँ पे लुइस फिलिप है बैठे हैं। लुइस फिलिप इज़ रूलिंग द फ्रांस। अब वापस से विद्रोह हुआ उनके खिलाफ। अब हम देखेंगे कि फ्रांस के अंदर एक बड़ा चेंज आता है। अब वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को हटा के एक रिपब्लिक बनता है। और बहुत बड़ा जो चेंज वो करते हैं, वो ये करते हैं कि वो पूरा एक यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज सफरेज मिलता है, मतलब सभी को वोटिंग राइट्स मिलते हैं। इसके बाद लेट अस स्टडी दिस। सो the people of Paris came out on roads. So barricades were erected and Louis Philippe was forced to flee. वो मजबूर हो गए भागने के लिए। अब देखो क्या बना यहाँ पे, मैंने जो अंडरलाइन कर रखा है ये ध्यान देना है, इसको आपको लिखना है। नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड अ रिपब्लिक। ठीक है, नेशनल असेंबली ने रिपब्लिक की घोषणा की। रिपब्लिक आप सबको पता होता है क्या होता है। रिपब्लिक मतलब व्हेन व्हेन द हेड ऑफ द कंट्री इज एन इलेक्टेड मेंबर। ठीक है, सो अब यहाँ दूसरा चेंज इन्होंने क्या किया है? दे ग्रांटेड सफरेज टू ऑल अडल्ट मेल्स अबव 21। ये ध्यान देना, क्योंकि इसके पहले तक, अभी तक जितनी बार, बस खाली एक स्मॉल पीरियड ऑफ रॉबर्सपियर का अगर हम छोड़ दें, तो सभी में केवल प्रॉपर्टीड मेल सिटीजन्स could get the voting rights and not the women. But here, all the men, here also the women have not been given the voting rights. But all the males above 21 years of age could have the um, voting rights, plus they were guaranteed the right to work. So national workshop to provide employment was set up. उसके बाद हम देखेंगे 1848 के अंदर द रिवोल्यूशंस ऑफ लिबरल्स। बट उसके पहले हम लोग, यस, सो द रिवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स के इस वाले सेगमेंट में क्या है मेन? इस वाले सेगमेंट में वी विल डिस्कस हाउ द रिवोल्यूशंस हैपेंड over the, means apart from France, in what the other countries, how the revolutions took place and what were the changes that other countries experiencing because of this, because of the incidents or events which were happening in France. तो
अब ये है 1848 द रिवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। अभी तक हम देख रहे थे कि जो पूरा जो असंतोष थे, जो डिससेटिस्फेक्शन था, वो पूरे पुअर और पीसेंट्री क्लास में था फ्रांस के। और अब उनके साथ साथ एक और रिवोल्यूशन चल रहा था जो कि लिबरल्स के द्वारा चला जा रहा था, मिडिल क्लास लिबरल्स के द्वारा। सो द पैरेलल टू द रिवोल्ट्स ऑफ द पुअर अनएम्प्लॉयड एंड स्टार्विंग पेशेंट्स and workers in many European countries in the year 1848, a revolution led by the educated middle classes was also underway. Events of February 1848 in France had brought about the abdication of the monarch, and a republic based on universal male suffrage had been proclaimed. So in other part, जैसे फ्रांस में, अभी हमने पीछे पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हटा के एक रिपब्लिक की स्थापना हुई। उससे क्या हुआ कि दूसरे पार्ट्स में यूरोप के, वहाँ पे ज़्यादा तेज रिवोल्यूशनरी की जो इंसिडेंट्स थे या रिवोल्यूशनरी की जो एक्टिविटीज़ थी वो ज़्यादा तेज हो गई, बिकॉज दे गॉट मोटिवेटेड फ्रॉम द इवेंट्स दैट हैपेंड इन France. So in other parts of Europe, where independent nation states did not yet exist, such as Germany, Italy, Poland, and Austro-Hungarian Empire, men and women of the liberal middle class combined their demands for constitutionalism with नेशनल यूनिफिकेशन। अब इन सभी कंट्रीज़ में भी कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड होने लगी कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए और एक नेशनल यूनिफिकेशन हो, एक मतलब अलग अलग टेरिटरीज, अलग अलग कैंटन्स, अलग अलग किंगडम्स को हटा के एक नेशन बनाया जाए। So these were the demands of the revolutionaries. So they took advantage of the growing popular unrest to push their demands for the creation of nation state on parliamentary principle, a constitution, freedom of press, freedom of association. तो इन सभी चीज़ों की इन्होंने डिमांड की। तो इसमें जर्मनी में, ऑस्ट्रिया हंगरी में, इटली में अलग अलग इंसिडेंट्स हुए, अलग अलग एक्टिविटीज़ हुई, जो कि अभी फ़िलहाल दबा दिया गया था फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। लेकिन these रिवोल्यूशंस, दीज मूवमेंट्स हैड एन इम्पैक्ट। अब जो पूरा मोनार्की सिस्टम था इन कंट्रीज़ में, उनको समझ में आ गया था कि दे कुड नॉट कंटिन्यू इन दैट वे, दे कुड नॉट कंटिन्यू प्रैक्टिसिंग दी कंजर्वेटिज्म फॉर अ लॉन्ग टाइम। उनको चेंजेस, जैसे नेपोलियन ने जो भी सुधार किए, जो भी रिफॉर्म्स किए अपने टाइम पे, जैसे राइट टू लिबर्टी, फ्रीडम, जस्टिस, ये सारा कॉन्सेप्ट इनको इस मोनार्की सिस्टम को भी अपनाना पड़ेगा आफ्टर दे एक्सपीरियंस द रिवोल्यूशन ऑफ लिबरल मिडिल क्लास। ठीक है, तो उनको समझ में आ गया कि अब जो ये सारा विद्रोह होता है, इसकी वजह से अब वो अपनी पुरानी परंपराओं को जारी नहीं रख सकते थे। दे हैड टू ब्रिंग चेंजेस। ठीक है, देखो अब लिबरल जो पूरा रिवोल्यूशन था, लिबरल जो पूरा मूवमेंट था, या पूरा लिबरलिज्म अपने आप में एक कुछ कंट्रोवर्सी से भी घिरा हुआ है। देयर आर सम कंट्रोवर्सीज ऑल्सो। उसमें एक मेन कंट्रोवर्सी है कि हाउ लिबरल्स, हाउ व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ वुमेन इन लिबरलिज्म। तो देखो, वुमेन का लिबरलिज्म हमेशा लिबर्टी की बात करता है, फ्रीडम की बात करता है, बट व्हेन इट कम्स टू वुमेन, आई डोंट थिंक दैट दे कुड बी एबल टू डू जस्टिस विद देम। क्योंकि देखो, लिबरलिज्म के अंदर भी वुमेन टुक पार्ट, दे टुक एक्टिव पार्ट, दे established their political clubs, they helped their partners, बट उनको जो है कभी भी वोटिंग राइट्स, जब फ्रेंच रिवोल्यूशन 1789 में हुआ था, नेशनल असेंबली बनी थी, तब से लेकर अभी तक उनको किसी तरह की कोई वोटिंग राइट्स नहीं मिला था। दे वर कंसिडर्ड एज पैसिव citizen in the society. So that is something that goes negative about liberalism. देखो, अब इसमें हम पढ़ते हैं, इसमें the issue of extending political rights to women was a controversial one within the liberal movement, in which large numbers of women had participated actively over the years. Women had formed their own political associations, founded newspapers, and taken part in political meetings and demonstrations. Despite this, they were denied सफरेज राइट ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ द असेंबली। सो ये अभी मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया कि सब कुछ करने के बाद भी, एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के बाद भी, उनको किसी तरह का कोई वोटिंग राइट नहीं मिला था। तो इसमें एक टर्म आता है फेमिनिस्ट, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट। फेमिनिज्म का मतलब कहता है टू टॉक अबाउट द वुमेन्स राइट, टू टॉक अबाउट द फ्रीडम, लिबर्टी फॉर वुमेन। तो इसमें देखते तुम्हारी बुक में क्या लिखा है, तो अवेयरनेस ऑफ वुमेन्स राइट
rights and interests based on the belief of social, economic एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी ऑफ द जेंडर्स। तो ये अवेयरनेस उनके अधिकारों के बारे में और पॉलिटिकल इक्वालिटी, इकोनॉमिक और सोशल इक्वालिटी के बारे में ऑफ ऑफ द जेंडर्स, मतलब जेंडर होने जेंडर्स के व्यू पॉइंट से एक पूरी जेंडर इक्वालिटी की बात करती है फेमिनिज्म। तो लिबरलिज्म में हमने देखा कि women did not have this was the controversy in the liberalism, this was the negative point of liberalism, that even after instead of participating, in spite of being part of being active part of the revolution, they were not treated equally, we can say that. So यही तक ये दिस वाज द सेगमेंट दैट वी हैव कंप्लीटेड इन दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को हम लोग बात करेंगे कि मेकिंग किस तरह से जर्मनी और इटली और यूके मींस ब्रिटेन कि किस तरह से इन सब का यूनिफिकेशन हुआ। और ये डिस्कशन आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके जाएंगे। एंड एज दिस लॉकडाउन इज गोइंग ऑन, सो आई वुड सजेस्ट ऑल ऑफ यू टू फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड डोंट go out unless it's very urgent. Thank you.